स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। आज हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 2 फरवरी माह की। इसमें हम सारे प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देखेंगे और उसको समझेंगे भी कि इसको हल कैसे करना है। प्रश्न क्रमांक 1 में देखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो जो पवन निक्षेपण है वह अपने सारे कार्य मरुस्थलीय क्षेत्र में ही संपन्न करती है। तो इससे जो आकृतियां बनती हैं उसमें पुलिन हो गया, बीच, प्रोदिका, लैगून इत्यादि, इन सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है पवन निक्षेपण के द्वारा। इसके बाद है मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में पता करके लिखिए। तो जो मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर जो विधियां अपनाई जाती हैं उसमें सबसे पहले वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाता है, दूसरा सीढ़ीदार खेत बनाना, तीसरा कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना, चौथा है बांध बनाना और पांचवा है बाढ़ नियंत्रण एवं वृक्षारोपण। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 में कुछ चित्र आप देख रहे हैं। चित्र में आप देखेंगे सबसे पहले राजा राम मोहन राय का चित्र दिया हुआ है, इसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती और इसके बाद है स्वामी विवेकानंद। तो जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने हिंदू समाज में फैली हुई बुराइयों जैसे कि बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा इत्यादि पर रोक के लिए बहुत अधिक प्रयास किए और इनके योगदान के कारण ही इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के विरोधी थे। इनका जो मुख्य विरोध था वो मूर्ति पूजा का था। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उनके भाषण एवं लेख सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संदेश देते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख लेंगे। उसके बाद है 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए। तो सबसे पहला जो 1858 के बाद पहला परिवर्तन था, भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति उनको प्रदान कर दी गई। दूसरा, विदेशी कंपनियों की स्थापना भारत में की गई। तीसरा है भारतीय उद्योग धंधे समाप्त होने लग गए। तो भारतीय उद्योग धंधे इसलिए समाप्त होने लग गए क्योंकि ये विदेशी कंपनियों के सामने अपनी प्रतिस्पर्धा को बनाए नहीं रख सके। उसके बाद है किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर किए। उन्होंने 1882 में एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया था जिसमें स्थानीय स्वशासन पर बहुत अधिक बल दिया गया। तो इसी वजह से उनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके बाद एक चित्र यहाँ पर दिया गया है और चित्र के आधार पर आपको अंतर स्पष्ट करना है। पहले चित्र में आपको दिखेगा एक फैक्ट्री जैसा दिख रहा है, दूसरा कुछ यहाँ कारीगर कार्य करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो पहला चित्र है उसमें क्या अंतर है दूसरे चित्र में। तो इसमें हम देखेंगे कि इस उद्योग को कच्चा माल कहाँ से आता है। तो ये जो फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा, भूगर्भ से यानी धरती के अंदर से, और इनको जंगल से। दूसरा या कृषि से। फिर दूसरा कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, खनिज एवं लोहा, संरक्षित लोहा और तांबा। इसके बाद है इसमें कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जंगल से जो उत्पाद मिलते हैं, बांस से बनी वस्तुएं। फिर अधिकांशतः काम इनमें मशीनों से होता है या हाथों से। तो ये जो उद्योग है यहाँ पर काम मशीनों से होता है और यहाँ पर काम हाथों से होता है। इसके बाद है कुटीर। चौथा है उद्योग का प्रकार, कुटीर, लघु या बृहत उद्योग। तो ये है बृहत उद्योग और यह है कुटीर उद्योग। इसके बाद कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखना है। कपास उद्योग, गुड़ व खांडसारी उद्योग, सब्जियों पर आधारित उद्योग, सोयाबीन पर आधारित उद्योग, जूट पर आधारित उद्योग और तिलहन पर आधारित उद्योग। तो आप इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला प्रश्न है लघु और कुटीर उद्योगों की सूची बनाइए और आसपास चलने वाले किसी एक उद्योग की पद्धति के बारे में आपको पता करके लिखना है। तो लघु उद्योग जैसे कि हर्बल का सामान हो गया, साबुन, तेल, अगरबत्ती, चॉकलेट, मोमबत्ती बनाना, मिठाई बनाना इत्यादि। और कुटीर उद्योग में मुर्गी पालन, पापड़, टिफिन, मसाला, बकरी, भेड़ पालन, फर्नीचर उद्योग। इसके बाद है एक उद्योग जो आपके आसपास, तो आपने अपने आसपास ज्यादातर देखा होगा ईंटें बनाने का उद्योग आपने देखा होगा। तो ये ईंट उद्योग मिट्टी से ईंट बना करके फिर उसे लकड़ी या कोंडा से पका करके
धन अर्जित किया जा सकता है, ये रुपए प्राप्त किए जाते हैं। तो ये उद्योग आपने लगभग अपने आसपास गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जहां भी आप रहते हैं इसको जरूर आपने देखा होगा। फिर इसके बाद अगले प्रश्न में आपको फिर से एक चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। ये चित्र है, इसको देख करके बताना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये जो चित्र है उससे आपकी कौन सी स्थलाकृति का इससे पता चलता है। तो ये जो चित्र है इसमें जलप्रपात है, ये एक जलप्रपात का चित्र है और ये कहाँ पर स्थित है, तो यह है भेड़ाघाट, जबलपुर के पास। अब ऐसी स्थलाकृति का निर्माण क्यों होता है, तो जब नदी किसी चट्टानी कगार पर ऊपर से नीचे की ओर जब नदी का जल गिरता है तो उसे हम प्रपात कहते हैं। यदि नदी के मार्ग में कोई बड़ा कठोर लंबवत चट्टान लंबवत पाई जाती है तो फिर पानी ऊपर से नीचे गिरने लगता है और वह चट्टान को काटता है, तब इसका निर्माण होता है। तो ये जलप्रपात के निर्माण की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद समाज में समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो गांधी जी के समाज सुधार संबंधी आपको यहाँ पर कार्य लिखना है। तो उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, बाल विवाह, विधवा विवाह इत्यादि में अपना योगदान दिया। और दूसरा है जो उनका मुख्य कार्य था, उन्होंने सफाई कर्मियों को भंगी कार्य यानी सिर पर मैला ढोने की जो कुप्रथा थी उससे उनको मुक्ति दिलाई, उनको वैकल्पिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्न है कि शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या क्या कार्य करती हैं। तो प्रश्नों के उत्तर आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिए। तो शांति काल में जो रक्षा सेनाएं हैं वो समाज सुधार के कार्य करती हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के समय राहत एवं बचाव के कार्य करती हैं। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति के लिए क्या कार्य किए गए। तो जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव का मनाना प्रारंभ किया, जिससे कि देश प्रेम व अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विचारों का, यानी जब लोग वहां पर आपस में मिलते जुलते थे तो उनमें देश प्रेम की भावना का, राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार हो सके, इसलिए उन्होंने इसका प्रारंभ किया। अब पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ, भारत एवं चीन। पंचशील के नियम कौन से थे, तो एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता का सम्मान करना, परस्पर अनाक्रमण यानी एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना, फिर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यानी एक दूसरे के जो आंतरिक मामले उन पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और एक दूसरे के विकास के में सहयोग। तो इस तरह से अगला है भारत गुट निरपेक्ष नीति का पालन करता है। आपकी दृष्टि से गुट निरपेक्षता का सही अर्थ क्या है। तो सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझना होगी कि गुट निरपेक्षता क्या है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो विश्व दो शक्तिशाली गुटों में बंट गया था। पहला था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। सोवियत संघ के साथ कुछ देश शामिल हो गए और कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, लेकिन भारत ने दोनों गुटों से अलग रह करके अपनी एक अलग नीति अपनाई। इसको गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ यही था कि शक्तिशाली गुटों से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र नीति और राष्ट्रीयता का अनुसरण करना और न्याय का साथ देना गुट निरपेक्षता कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न खत्म हो गया। ये आपका जो प्रश्न था यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद है अगला, ये प्रोजेक्ट वर्क है। ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मानचित्र है और इस पे विभिन्न जो 10 पॉइंट है इसको आपको ढूंढ करके मानचित्र से अंकित करना है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, आपको यहाँ मिटा हुआ दिख रहा होगा, तो जितना दिख रहा है उसमें हम आपको इसको समझा रहे हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा पापुआ न्यू गिनी का है, यहाँ पर कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला है, यहाँ पर तस्मान सागर है, ये ग्रेट विक्टोरिया मरुभूमि है, यहाँ पर कालगोल्डी कुलगार्डी सोने की खाने हैं, यहाँ पर ये कुक जल संधि है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें और अगर कोई छूट गया हो तो आप इसको बुक से देख करके भी भर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल में यूं ही विजिट करते रहें, चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।